हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं न्यू इनिशिएट के तहत पोल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के वीडियो इम्पॉर्टेंट आते रहेंगे। इस लॉकडाउन में अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि इसे इन्वेस्ट करें, अपने स्टडी पर फोकस करें। अभी थोड़ा मुश्किल दौर है सभी के लिए, फिर भी हमें निरंतर अभ्यासरत रहना है और मोटिवेट रखें खुद को। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो गांधी जी का जंतर हमेशा याद रखें, जिसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर भावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। ये तो गांधी जी का जंतर था जो कि मुझे मोटिवेट करता है। आई होप आप लोग को भी मोटिवेट करेगा और ढेर सारा एनर्जी आप लोग को भी प्रदान होगा। तो हमारा टॉपिक तो पॉल साइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसा हमने आपको बताया था, तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, जिसमें ऐतिहासिक विकास से लेकर संविधान सभा से लेकर उसके संविधान पर आंतरिक बाह्य प्रभाव, ये सारी चीज़ों को देखते हुए और भारतीय संविधान की विशेषताएं जिसमें कि प्रस्तावना, संघराज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान संशोधन, आधारभूत संरचना संविधान की, शक्ति पृथक्करणता, ये सारी चीज़ इसमें विशेषताएं में आ जाती है। तो इन्हीं सबको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टेट पीएससी बहुत सारे हर स्टेट अपना पीएससी लेती है उसमें, और एनटीए का पेपर होता है उसमें भी काम देता है, जो कि आपका इकाई 7 जिसमें भारत में राजनीतिक संस्थाएं जो दी गई हैं उसके तहत बहुत सारे टॉपिक हैं। यही सारे टॉपिक रिपीट्स होते हैं जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान के दर्शन में उद्देशिका, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, भारत में संविधानवाद, कार्यपालिका, संसद, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंडामेंटल राइट। ओके, तो फंडामेंटल राइट हम पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग उसको देखेंगे और उसके पहले थोड़ा सा संविधान और संविधानवाद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान और संविधानवाद में डिफरेंस क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। संविधानवाद यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता रही हूँ जैसे कि संविधानवाद है तो संविधान की सर्वोच्चता, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता हो और स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए जो हो, और सरकार सीमित होनी चाहिए, इसमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए और इसमें संवैधानिक सरकार का प्रावधान हो। ठीक है, यानी संविधानवाद क्या है? एक आदर्श, एक वैल्यू है, एक मूल्य है। अगर हम यूं कहें कि संविधान अगर बॉडी और आत्मा से कंपेयर करें तो यहाँ पे संविधान क्या है? हमारा बॉडी, और संविधानवाद क्या है? उसकी आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और आत्मा क्या होती है? अमूर्त होती। उसी तरीके से संविधानवाद क्या है? अमूर्त है। ठीक है, यानी कि ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो संविधानवाद में अगर संवैधानिक सरकार होती है तो 100% वहाँ पे क्या होगी? वो सीमित सरकार होगी और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन जिसके बोलते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? कानून का शासन जहाँ पे हो। कानून का शासन आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रिटेन से लिया गया है, तो वहाँ पे डाइसी जी वगैरह, वो कंपैरेटिव में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा, मैं बताऊंगी आगे। संविधान, और संविधान में क्या होता है? यहाँ किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है, जैसे कि डिस्पोटिक हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, सरकार सर्वोच्च होती है। यहाँ पे क्या होता है? संविधान में सरकार सर्वोच्च होती है और संविधानवाद में क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। और यहाँ संविधान में आपका सरकार की शक्तियाँ असीमित, अनियंत्रित हो जाती हैं और यहाँ पे संविधान को बदला भी जा सकता है।
अधिकार नहीं, स्वतंत्रता नहीं की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोटिक मोनार्की टाइप की चीज़ें भी देखी जाती हैं ना, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की भी बात होती है यहाँ पे, और व्यक्तियों का शासन होता है। जहाँ संविधानवाद में कानून का शासन होता है, वहीं संविधान में व्यक्तियों का शासन होता है। ठीक है, गए थे हम लोगों ने देखा कि संविधान और संविधानवाद में अंतर। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मूल अधिकार की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ओके, तो हम यहाँ से न्यू कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ऑलराइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उद्धृत है। ओके, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12, 13, 14 इस तरीके से लगातार 35 तक हम लोगों को पढ़ना है मूल अधिकार। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे रेज कर सकता है कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार है उस पर कौन से देश का संविधान का प्रभाव है, तो आप बोल सकते हैं अमेरिका। ओके, हम लोगों ने अमेरिका से इसे लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमेरिका में किस टाइप का अधिकार है, तो ये निरपेक्ष। ओके, और भारत में अगर पूछे तो सापेक्ष। ठीक है, अब ये जो है मूल अधिकार, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये वैधानिक पक्ष है। आरपीएफ, आर्मी, पुलिस, पीएम, सीएम, डीएम जो भी आप देखते हैं, ये राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्य में एक चीज़ और भी हमें देखना है कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे राज्य का मतलब है कि संसद, जो कि भारत सरकार आप बोल सकते हो। राज्य की सरकार में राज्य की सरकार है विधानसभा, जहाँ पे विधान परिषद है वो विधान परिषद आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट, जिसको आप स्थानीय प्राधिकार भी बोलते हैं, और अन्य प्राधिकार। ठीक है, ये सारा जो है वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य से तात्पर्य हमारा है, तो ये कैग जो है हमारा अन्य प्राधिकारी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर एम्स है, ये सब क्या है, राज्य है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ ये राज्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट राज्य है के अंतर्गत आता है या नहीं, तो हमें क्या जवाब देना है, नहीं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मूल अधिकार व्यक्ति की सर्वोच्चता को प्रमाणित करते हैं। किसकी सर्वोच्चता को, तो व्यक्ति की सर्वोच्चता को। ठीक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य और सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए है। राज्य और सरकार किसकी रक्षा करेगा, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेगा। और क्योंकि ये अधिकार सरकार द्वारा नहीं दिया गया, अपितु यह संविधान के द्वारा दिया गया। ठीक है, और संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं कि स्टार्ट ही वो होता है कहाँ से, हम भारत के लोग, हमसे। ठीक है, तो हम निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि संविधान किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, और मूल अधिकार से सरकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, सीमित होती हैं। इससे संविधानवाद की स्थापना भी होता है। तो हम लोगों ने संविधानवाद में देखा था कि ये वैल्यू आदर्श है, तो यहाँ पे संवैधानिक सरकार होती है, सीमित होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ये सारा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधि निर्माण की क्या है, सर्वोच्च संस्था है। ओके, राज्य विधि निर्माण की जो विधियां बनाती हैं उसकी सर्वोच्च संस्था कौन है, राज्य है। तो अतः राज्य के द्वारा निर्मित विधि से मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। दो विधियों को हम देखेंगे, एक तो संसद द्वारा इनेक्टेड लॉ, जिसको कि हम स्टैट्यूट बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी बनता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो इसको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का लॉ जो होता है। ठीक है, तो दो टाइप का लॉ बनता है। तो हम लोग एक
और भी चीज़ ध्यान रखें, राइट का मतलब, ठीक है, राइट की बात करते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट, राइट का मतलब क्या होता है, तो राइट का मतलब जस्टिस से है, ठीक है, न्याय से है, ना कि वेलफेयर से, ठीक है, कल्याणकारी नहीं, ये जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है, याद रखिएगा पॉइंट, कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, ठीक है, ये व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध। सामान्य लॉ और फंडामेंटल राइट में, सामान्य लॉ मतलब कहने का मतलब है कि जो सामान्य कानून है, ठीक है, उसमें, और अगर फंडामेंटल राइट, इन दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो प्राथमिकता हम किसे देंगे, तो फंडामेंटल राइट को देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है, अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट होता है और एक लीगल राइट होता है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं समानता क्या है, तो ये दोनों ही जो है संरक्षित होते हैं कानून के द्वारा, ठीक है, और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी भी होते हैं, ये दोनों के साथ होता है। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस की बात करें तो आराम से हम देख सकते हैं कि जो लीगल राइट होता है वो, इसके उल्लंघन पे हम निचली अदालत में जा सकते हैं, ठीक है, और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से इसकी कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का अगर कोई उल्लंघन कर देता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट जाना है तो हमें किसके तहत जाना है, 226 के तहत, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और भी अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो हम क्या देखते हैं कि कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं संविधान में, ओके। संविधान संशोधन आप बता सकते हैं कि किस आर्टिकल में है, तो आप बोल सकते हैं आर्टिकल 368, ओके। तो हम और भी आगे देखेंगे कि केशवानंद भारती वाद पढ़ेंगे तो उस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार को संसद विधानसभा संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकती है, जो कि आधारभूत ढांचे का हम ब्यौरा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब मौलिक अधिकार को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ था कि अपराध के लिए 2 सिद्धि के विषय में जो संरक्षण प्राप्त है, आर्टिकल 20, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये आपातकाल के दौरान दोनों ही आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 क्या होते हैं कि वे समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 3 सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, और वेवियर, ठीक है। पृथक्करणीयता में ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। पृथक्करणीयता का क्या मतलब होता है, पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है। तो सामान्य विधि का वह भाग जो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है वो अवैधानिक होगा, और जो नहीं टकराता है वो वैधानिक संवैधानिक होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, हमें ध्यान रखना है। संविधान के निर्माण की पूरी विधियां और फंडामेंटल राइट विवाद जब हो जाए इन दोनों में, ठीक है, तो ये रहेंगे, ठीक है, बट क्या रहेंगे, इफेक्टिव नहीं रहेंगे, उतना दूर तक क्या होगा, आच्छादित हो जाएंगे और इसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन में लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि एक एक्सेप्शन हो सकता है ऐसा, और हुआ भी है, कि आने वाले समय में अगर फंडामेंटल राइट ही खत्म हो जाए, तो जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं वेवियर पर, ठीक है। तो वेवियर का क्या मतलब होता है, अधित्याग, ठीक है। तो अधित्याग मतलब कि छोड़ देना, ठीक है, नहीं छोड़ेगा कोई फंडामेंटल राइट, कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ सकता, अधित्याग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तीनों में देख सकते हैं, ये ज़्यादा उतना कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम महत्व को भी जान लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ फैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल जानकारी हमें होना चाहिए, ठीक है। तो महत्व पे हम आते हैं, तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो कि थिंकर है, वो क्या बोलते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशकता, तो जिसको DPSP बोलते हैं, ठीक है, DPSP, ओके, DPSP
की अंतरात्मा है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की क्या है, अंतरात्मा है, ये दोनों ही। इसका अभिप्राय है कि मूल अधिकार का प्रभावशाली होना ही लोकतंत्र की सफलता का परिचायक है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन बोलते हैं, जो कि आप कोट कर सकते हैं लिखते हुए मीन्स आंसर राइटिंग में, ठीक है। और या फिर एनडीए वगैरह का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट कोटेशन भी कभी कभी पूछ देता है कि हाँ भाई ये बताओ कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व संविधान की अंतरात्मा है, किसने कहा, ठीक है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। वर्ष 2018 में एक आप लोग वाद देखे होंगे, पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। ये बहुत हाईलाइट रहा था। पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हुए क्या कहे कि सामाजिक न्याय अथवा कल्याणकारी कार्यक्रम जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसके नाम पर मूल अधिकारों को गिनना क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। पुट्टा स्वामी वाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप गूगल पे सर्च करके अच्छे से इसके बारे में जानकारी और हासिल करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए होमवर्क भी है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी बट आप इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा और देखिएगा। संविधान विशेषज्ञ एक दुर्गादास बासु जी हैं, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे, जो कि भारतीय संविधान में अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या है, निरपेक्ष नहीं है, अपितु इन पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, परंतु मूल अधिकार स्थिर नहीं है, अपितु यह गतिशील है, यह समाज के बदलाव के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आर्टिकल एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका और इंडिया, ठीक है, अमेरिका और इंडिया, अमेरिका में कैसा है आपका अधिकार, निरपेक्ष है, ठीक है, और निरपेक्ष, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, इंडिया में सापेक्ष, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, सापेक्ष। लेकिन एक चीज़ इंडिया में ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 17 आप पढ़ेंगे और आर्टिकल 24 जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों ही निरपेक्ष दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग आगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो तो आप लाइक डिसलाइक दोनों ही कर सकते हैं, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करें, आगे बढ़ाएं इसे, ठीक है। थैंक यू।